आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। आज हमारे साथ हैं बस्ती मेडिकल कॉलेज के हड्डी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर रहमत अली जी, जो स्पाइन रोग के विशेषज्ञ भी हैं। ये पहले बस्ती में सेवा दे रहे थे, अब गोरखपुर में आ चुके हैं। अब खासतौर से स्पाइन रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही थी, इसलिए ये गोरखपुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब इनसे बात करते हैं कि युवाओं में जो रीढ़ की हड्डी है उसमें दर्द होता है, और क्या इस रोग कोई खास रोग होता है कि पेट में दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, इसका कोई खास नाम है या? अब मैं पहले तो आपका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप जो है ख़ास तौर से युवाओं की और रीढ़ की और कमर की बीमारियों के बारे में आप जानकारी हासिल कर रहे हैं, ताकि इससे हड्डी और रीढ़ की हड्डी से ग्रसित युवाओं को जानकारी मिलेगी और उससे उनको लाभ मिलेगा। ऐसे तो रीढ़ की हड्डी पे ही पूरी शरीर का ढांचा रुका हुआ है जी। दूसरी चीज़ यह है कि रीढ़ की हड्डी की बीमारी या कोई भी हड्डी की बीमारी किसी भी अवस्था और किसी भी उम्र में किसी को कभी भी हो सकती है। लेकिन रीढ़ की हड्डी में बीमारी अलग अलग उम्र में अलग अलग तरह का बीमारी होती है, अलग अलग तरह की होती है, अलग अलग डायग्नोसिस होती है, अलग अलग लक्षण होते हैं। युवाओं में इसकी बीमारी रीढ़ की हड्डी की बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। युवा का मतलब मैं समझता हूँ 20 से 40 साल के बीच में, और रीढ़ की हड्डी में इनकी बीमारी बढ़ती जाती है, और उसकी वजह से कभी कभी कमर की से दर्द बढ़ कर के पैरों में भी आ जाता है, और पैर में भी झंझनाहट होती है, और ये दर्द चिलकन के साथ होती है। और ये आजकल जो है युवाओं में बहुत ही कॉमन ये बीमारी हो रही है, और जिसका जो है इलाज भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसे रीढ़ की हड्डियों की जो बीमारी होती है उसको बहुत सारे लोग लम्बैगो भी बोलते हैं, और इसका इलाज जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है, और इलाज मुश्किल होने की वजह से मरीज़ इधर उधर भटकता रहता है और इलाज उसका सही नहीं हो पाता है। तो इसका लक्षण क्या है और सिम्टम क्या है कि युवाओं में किस तरह के जाने की इस तरह का ये बीमारी इनको हो गया है? देखिए, लक्षण से पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये बीमारी कैसे होती है। आजकल क्या है कि आजकल युवा लोगों में अक्सर क्या होता है, जिम में जाने की आदत होती है, या बहुत लंबी रनिंग करते हैं बाइक वगैरह से। तो जिम में क्या होता है कि वज़नी चीज़ उठाना रहता है, वेट लिफ्टिंग करना होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि रीढ़ की हड्डी के बीच में एक झिल्ली होती है, जिसको हम लोग गद्दी या डिस्क बोलते हैं। तो वो डिस्क कभी कभी उसमें स्वेलिंग आ जाती है, कभी कभी उस डिस्क में जो है हट जाता है, कभी कभी वो डिस्क फट जाती है, जिसकी वजह से उसमें एक केमिकल होता है उस डिस्क में, और फटने से जैसे मोबिल होता है, ऑयली चीज़ होती है, और वो क्या होता है कि जो पैर में नसें जाती हैं उसको इरिटेट करता है, जिसकी वजह से बहुत ही दर्द कमर में और पैर में भी होता है, क्योंकि वहीं से कमर की हड्डियों से नसें जो है दोनों पैर में जाता है। जिधर की डिस्क फटती है उधर से लीकेज होता है। तो कभी कभी इरिटेंट मटेरियल जो होता है, मैंने बताया मोबिल या ऑयल की तरह से होता है, वो जो है वो उसकी वजह से भी नसों पे या नर्व्स पे उसका असर पड़ता है, पेन होता है, और कभी कभी ये डिस्क खुद जो है नस पे दबाव डालती है डायरेक्ट, उसकी वजह से भी वो नस दबता है और पैरों में दर्द होता है। ये भी बताना मैं चाहूँगा कि या तो जिम में वज़नी चीज़, कभी कभी घरेलू कामों में भी कोई गैस सिलेंडर उठाया या कोई भारी वज़नी चीज़, घर का सामान इधर से उधर अक्सर शिफ्ट करना पड़ता है, ख़ास तौर से सफाई वगैरह या त्यौहार के मौके पे, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आती है।
और डिस्क जिसको हम लोग कहते हैं डिस्क हट जाती है या डिस्क स्लिप हम लोग बोलते हैं, जो कि ये बीमारी तो अब बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक खान पान और हर चीज़ों को लेकर के युवाओं में या किसी भी व्यक्ति में वो स्ट्रेंथ वो बॉडी की नहीं रह जाती है, जो पहले कभी जो मिलावट पहले चीज़ों में एडल्ट्रेशन नहीं रहता था, वो भोजन और वो खान पान करने से होता था, वो मजबूती आज के दौर में वो नहीं है। जी, ये देखा जाता है कि इसकी जांच किस तरह से, या एक्सरे से होता है कि एमआरआई से इसकी जांच पता चलता है? देखिए, ऐसा है कि डिस्क एक झिल्ली है, चूँकि ये हड्डी नहीं है। ये तो सबको पता है कि एक्सरे में हड्डी के ही बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन अगर कोई झिल्ली है या नस है, जैसा कि मैंने बताया कि डिस्क प्रोलैप्स में या तो डिस्क की प्रॉब्लम होती है, डिस्क के बाद आगे नर्व की प्रॉब्लम होती है, नर्व दबता है। ये दोनों चीज़ें सॉफ्ट होती हैं, ये बोनी नहीं होती हैं, इसलिए एक्सरे में कुछ नज़र नहीं आता है। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि एमआरआई कराया जाता है। एमआरआई से ही ये क्लियर होता है कि कौन सी डिस्क के पे प्रॉब्लम है, किस डिस्क में लीजन है और कौन सी नर्व और किस साइड का नर्व वो नर्व दब रही है। जी। सब ये देखा जाता है कि अक्सर जो कमर में दर्द या रीढ़ की हड्डी में दर्द अक्सर उठता रहता है, कभी कम हो जाता, कभी अधिक हो जाता है, तो क्या कारण होता देखिए, ऐसा कि जैसे मैंने बताया कि ये डिस्क या कमर की ये जो पर्टिकुलरली डिस्क प्रोलैप्स की ये बीमारी है, ये मैंने बताया कि युवाओं में होता है। होता क्या है कि जैसे आज किसी युवा को असावधानी की वजह से कोई वेट लिफ्ट कर दिया या वज़नी चीज़ उठा दिया या सडन झुक गया, तो ये डिस्क की प्रॉब्लम होती है। और डिस्क की प्रॉब्लम होती है तो उसमें कमर में भी दर्द शुरुआत होती है पहले, लेकिन 1-2 हफ्ते में कमर की दर्द कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है। उसके बाद वो दर्द पैरों में शिफ्ट हो जाती है, और पैरों में जब शिफ्ट हो जाती है, या तो दोनों पैरों में या तो एक पैर में, और ऐसे में जब कभी पेशेंट खांसता है या छींकता है तो वो करंट की तरह से उसका दर्द पैरों में होता है और असहनीय होता है। और कभी कभी तो इतनी दर्द होती है डिस्क के मरीज़ों की कि जैसे कहते हैं कि मछली को अगर पानी में से निकाल के बाहर रख दिया जाए तो वो फड़फड़ाती है और उछलती है। उसी तरह से ऐसे रोगी भी डिस्क के वो मछली की तरह से तड़पते हैं और उनको दर्द बहुत होता है। होता क्या है कि आज मान लीजिए किसी को दर्द हुआ, तकलीफ़ हुआ, उसने दवा लिया, डॉक्टर की सलाह लिया, रेस्ट किया और उसको आराम मिल गया, लेकिन फिर फ्यूचर में फिर उसी तरह की घटनाक्रम हो गया, उसी तरह की असावधानी हो गई, तो फिर वो दर्द उठ जाएगा। डिस्क के मामले में दर्द से और समय से के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए किसी युवा को आज डिस्क की वजह से दर्द हुआ और फिर 1 महीने बाद या 2 महीने बाद फिर कोई असावधानी हुई और फिर दर्द हुआ, तो वो दर्द जो पहले का दर्द था, आज के दर्द में ज़्यादा उसकी बढ़ोतरी होती है, यानी ज़्यादा दर्द का आभास होता है पहले वाले में। और इसी तरह से जब जब असावधानी होगी तो उसका समय घटता रहेगा, यानी आज अगर वज़नी चीज़ उठाने से दर्द हुआ है, कल को थोड़ी उससे हल्की भी उठाएगा तो फिर अगर दर्द हुआ तो दर्द की पोटेंसी ज़्यादा होती है। इसलिए ये दिक्कत होती है कि उसको सही तरह से युवा लोगों को ये जानकारी या नहीं मिल पाती है कि आज तुमको ये बीमारी अगर ठीक हो गई है तो आगे चल के और हमेशा के लिए आपको सावधानी बरतनी चाहिए, और ताकि जो है ये बार बार ये तकलीफ़ या दिक्कत या परेशानी ना होने पाए। डॉक्टर साहब, आपने तो बताया कि जैसे असावधानी बढ़ती तो दर्द बढ़ जाते, तो इलाज क्या है, परमानेंट इसका इलाज क्या है कि कमर दर्द ही ना हो? जी, ऐसा है कि जहाँ तक डिस्क की बात है, डिस्क के इलाज जो है वो कई तरह से होते हैं। एक तो होता है
कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हम लोग कहते हैं, और दूसरा होता है सर्जिकल ट्रीटमेंट। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का मतलब है कि विदाउट सर्जरी के ऐसे डिस्क के मरीज़ों का अगर हम इलाज करते हैं, उसकी तकलीफ़ कम हो जाती है, तो जो है वो कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव इलाज में जो हमने यही बताया है कि किस किस वजह से ये तकलीफ़ होती है। तो सबसे पहले तो हम लोग उसको मना करते हैं कि ये घटनाक्रम ना होने पाए, वज़नी चीज़ ना उठाए, आगे झुकने से बचने, हार्ड बेड पे लेटे, कमोड का इस्तेमाल करे, और गर्म पानी रबर बैग में रख करके या बोतल में रख करके कमर की और पैरों की सिकाई करे, और कंप्लीट बेड रेस्ट करे। कभी कभी होता है थोड़ा सा आराम मिला, फिर बंदा वो पेशेंट चलने फिरने लगता है, वो भी गलत है। अगर ये तकलीफ़ हुई है तो हम लोग पेशेंट को कम से कम 2 हफ्ता बेड रेस्ट की सलाह देते हैं, वो भी कंप्लीट बेड रेस्ट। कंप्लीट बेड रेस्ट का मतलब है टॉयलेट बाथरूम ही के लिए जाए, बकिया वो बेड पे ही लेटे, बेड पे ही खाए पिए। और कमर में हम लोग बेल्ट, एलएस बेल्ट होता है, उसको लगाने के लिए एडवाइस करते हैं। इसके अलावा ये तो सावधानी रही, लेकिन इसके अलावा मेडिसिन में पेन किलर हम लोग देते हैं, दर्द की दवाएं देते हैं। कभी कभी मसल स्पाज्म हो जाती है, तो मसल स्पाज्म को कम करने के लिए दवाएं आती, उसको हम लोग देते हैं। और इसके अलावा जो है हम लोग जो है वो प्रेडनिसोलोन टैबलेट भी कुछ पीरियड के लिए हम लोग देते हैं, फिर धीरे धीरे प्रेडनिसोलोन को कम कर देते हैं। साथ ही साथ मल्टीविटामिन्स है, न्यूरो विटामिन्स है, और प्रीगाबा करके मेडिसिन्स आती हैं, और मिथाइल कोबालामीन जैसे गोलियां हैं, ये सब हम लोग एडवाइस करते हैं, देते हैं। ये तो रही आपका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। लेकिन अगर हम किसी पेशेंट को दवा दे रहे हैं, सावधानी बरता जा रहा है, इसके बाद भी कुछ लोगों को आराम नहीं मिलता है। अगर तकलीफ़ बनी हुई है, काम धंधा उसका छूटा हुआ है, तो हम लोग फिर एमआरआई तो कराते हैं। एमआरआई से ये कंडीशन मालूम होता है कि किस लेवल का डिस्क की प्रॉब्लम है, डिस्क कितना रप्चर है, और कौन सी नर्व और कितनी दब रही है। तो अगर दवा से नहीं आराम मिलता है, और करीब करीब 1.5 महीना हो गया दवा खाते हुए, 2 महीना हो गया दवा खाते हुए, और अगर पेशेंट को आराम नहीं मिला, तो हम लोग सर्जिकल इंटरवेंशन की राय देते हैं। सर्जिकल इंटरवेंशन की राय यही है कि चूँकि डिस्क से प्रॉब्लम है, डिस्क जो है वो उस नर्व को दबा रही है, तो एक्चुअली क्या है, जो सर्जरी का एम है, मोटिव है, वो जो डिस्क जो दबा रही है, उस डिस्क को हम लोग दबाव को हटा लेते हैं, उस डिस्क को निकाल लेते हैं। जो टूटी हुई डिस्क है उसको डिसेक्टमी हम लोग बोलते हैं, डिस्क को निकालने को डिसेक्टमी करते हैं। एम यह है कि डिस्क का दबाव वहाँ से कम हो, चाहे डिस्क को हटा के, चाहे डिस्क को हटा करके। इसीलिए इस सर्जरी को डिसेक्टमी बोलते हैं। अब रही बात ये हुई कि ये डिस्क को निकालने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स हैं, उस टेक्निक्स के ज़रिए ये डिस्क निकाला जाता है। जैसे रूटीन में आपका ओपन करके 1-2 इंच का चीड़ा लगता है, उससे हम लोग निकालते हैं, चीड़ा लगा करके। और कभी कभी माइक्रोस्कोपिक सर्जरी, माइक्रोस्कोप के ज़रिए छोटे से चीड़े में या एक होल बना करके उस डिस्क को निकालते हैं। ये डिपेंड्स है वेरियस टेक्निक्स टाइप का। और फिर एक सर्जरी और आ गई है MIS, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी। ये छोटे चीड़े में, कम से कम चीड़े में ये डिस्क को निकालते हैं। 24 घंटे ही मरीज़ को एडमिट रखते हैं, 24 घंटे के बाद पेशेंट को हम लोग डिस्चार्ज कर देते हैं। तो इस तरह का ये कंजर्वेटिव
और ये सर्जिकल ट्रीटमेंट डिस्क के लिए किया जाता है। दो इलाज बताए, एक तो दवा से, एक सर्जिकल। सर्जिकल में जो ऑपरेशन चीरा लगता है उसके बाद जो कहते हैं आप डिस्क जो दबा पड़ता है उसको हटाया जाता है, तो हटाने के बाद क्या जो युवा जिसका इलाज होता है क्या वो नॉर्मल रूप से काम कर सकता है, वजन उठा सकता है क्या? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। और इस तरह के कभी कभी हमारे पास इस तरह के पेशेंट आए हैं कि डॉक्टर साहब हमारा सर्जरी हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, डिस्क निकाला गया है, हम तो 2-6 महीना 1 साल ठीक थे, लेकिन फिर हमको दिक्कत आ गई है। तो उसके लिए क्या होता है कि जैसे कि ये जो रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं 33 होती हैं, और हर 2 रीढ़ की हड्डी के बीच में डिस्क होता है। तो ये कभी-कभी होता है कि जो डिस्क हमने निकाला है, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन असावधानी होने की वजह से दूसरी जगह का डिस्क हट गया हो, दूसरी जगह का डिस्क फट गया हो, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके लिए फिर ये है कि एमआरआई से हम लोग तय करते हैं कि जो दूसरी जगह से ये प्रॉब्लम है, वो कितनी है और उसमें लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन अमूमन अगर डिस्क की प्रॉब्लम जो सर्जरी हुई है, उससे अगर डिस्क निकल गया है, उस पे दबाव नर्व पे हट गया है, तो रिकरेंट मतलब दोबारा होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अच्छा, ऑपरेशन के बाद क्या वह युवा जो है वजन उठा सकता है, चल फिर सकता है, नॉर्मल स्थिति में रह सकता है? हाँ जी, हाँ, सर्जरी के बाद जो है बिल्कुल जो है वो बिल्कुल नॉर्मल की तरह हो जाता है, नॉर्मल एक्टिविटी उसकी हो जाती है, उसको किसी तरह की दिक्कत नहीं आती है। लेकिन सावधानी उसको हमेशा बरतना होगा, क्योंकि अभी फिर मैंने बताया कि हो सकता है कि एक जगह की सर्जरी हुई, वहाँ वो फिट हो गया, जी। लेकिन अगर असावधानी होगी तो दूसरी जगह ये डैमेज कर सकता है, डिस्क डैमेज करता है, तो दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है। जी। लेकिन मिला जुला करके पूरी नॉर्मल एक्टिविटी उसकी बनी रहेगी, लेकिन सावधानी उसको हमेशा बरतना पड़ेगा। हमारे साथ थे डॉक्टर रहमत अली जी, जो बस्ती मेडिकल कॉलेज में अभी तक सेवा दे रहे थे, अब गोरखपुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। स्पाइन के ये विशेषज्ञ हैं, स्पाइन खासतौर से स्पाइन, और हमने स्पाइन रोग पे ही चर्चा किया, रीढ़ की हड्डी पे चर्चा किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से इलाज होना चाहिए। 2 तरह का इलाज बताया कि एक दवा के द्वारा और एक सर्जरी के द्वारा होता है। सर्जरी के द्वारा जिससे इलाज होता है उसके बाद भी सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि सावधानियां नहीं बरतेंगे तो आने वाले समय में मतलब दूसरी डिस्क पे प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए सावधानी अवश्य बरतें। कमर के जो दर्द के, रीढ़ की हड्डी के दर्द वाले रोगी हैं, उनको सावधानी हमेशा बरतना चाहिए। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।